अगर मैं आपसे बोलूं कि इस संसार में कुछ ऐसे सिद्ध नियम हैं जिन्हें लागू करके आप एक ताकतवर इंसान बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन आज की किताब उन्हीं नियमों को बताती है जो आपको एक शक्तिशाली इंसान में तब्दील कर सकते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर एक क्लासिक बुक है जो सबसे पहले साल 1998 में पब्लिश हुई थी और जल्द ही एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। इसमें लिखी 48 सलाह को पढ़कर कोई भी इंसान शक्तियां हासिल कर सकता है, जिसे लेखक ने सच्ची कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक रॉबर्ट ग्रीन हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। अगर ये दुनिया जालसाजियों से भरा हुआ कमरा है और हम अंदर फंसी चुके हैं, तो बिना लड़े इस चक्रव्यूह से बाहर आने की कोशिश करना व्यर्थ है। हम शायद नोटिस न कर पाए हों, मगर सच तो यह है कि हमें जीने के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है, फिर चाहे वो परिवार हो, ऑफिस हो, स्कूल या कॉलेज हो, या फिर हमारी कम्युनिटी ही क्यों ना हो। लगभग हर जगह हमें खुद के लिए लड़ना पड़ता है, और किसी भी लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है हमारा पावर, यानी कि शक्ति। सच तो यह है कि जो इंसान जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसके पास उतने ही बढ़िया दोस्त, अच्छे रिश्तेदार और वफादार प्यार होता है। इसलिए एक अच्छे और संतुष्ट जीवन के लिए हमें किसी भी हाल में खुद को शक्तिशाली बनाते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। मगर दूसरों को या चीजों को अपने नियंत्रण में करने से पहले जरूरी है कि हम खुद के इमोशंस, एक्शंस को अपने नियंत्रण में करें। जैसे जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है, तो उस वक्त अचानक आने वाले इमोशनल रिएक्शन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है, और इससे हमारी रीजनिंग पावर भी बढ़ती है, जो किसी बात को क्लियरली इमोशन के साथ सोचने समझने में हमारी मदद करता है। बेशक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, वो भी तब जब बात गुस्से या प्यार की हो, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन फीलिंग्स को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हाँ, अपने फीलिंग्स का इजहार करते वक्त हमें थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, नहीं तो हमारे दुश्मन हमारे ही फीलिंग्स और इमोशंस को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब पहले नियम की तरफ रुख करते हैं। पहला नियम है, दोस्त हो या दुश्मन, भरोसा सोच समझ कर कीजिए। हान डायनेस्टी खत्म होने के 700 साल बाद भी चाइना में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। राजगद्दी के लिए छीना झपटी बरकरार थी। हर नए राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था और आर्मी तख्ता पलट करती रहती थी। कभी जनरल्स राजा को मरवाते थे, कभी राजा जनरल्स को मरवाता था। यह एक सदियों पुराना पैटर्न बन चुका था जो ऐसे ही चल रहा था, जिसकी वजह से देश में स्थिरता बन ही नहीं पा रही थी। मगर साल 1959 एडी में उस वक्त पूरा खेल बदल गया, जब जनरल चाओ क्वान किन ने राजगद्दी संभाला। उन्हें एम्पायर सुंग के नाम से भी जाना जाता था। राजगद्दी पे बैठते वक्त सुंग को यह एहसास था कि आने वाले सालों में उसे भी मार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस पैटर्न को तोड़ने का रास्ता सोचा। राजा बनते ही उन्होंने सभी आर्मी जनरल्स को अपने घर दावत पे बुलाया, और जब थोड़ी देर बाद सब नशे में धुत हो गए, तो राजा ने आर्मी जनरल्स को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोगों को कमरे से बाहर चले जाने का आदेश दिया। ऐसा करते ही जनरल्स डर गए। उन्हें लगा कि अब राजा उन्हें मरवाने का आदेश देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुंग ने उनसे कहा, मेरा हर दिन अपनी जान को खोने के डर में गुजरता है, जिसकी वजह से मैं बाकी के कामों पर ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। मुझे यकीन है कि हम में से यहाँ हर कोई यह दिन देखने के लिए तो राजा नहीं बनना चाहेगा, तो इस डर से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। राजा की बात सुनकर जनरल्स डरते हुए बोले कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम कभी भी आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेंगे और हमेशा वफादार रहेंगे। लेकिन राजा उनसे भी ज्यादा सयाना था। उसे पता था कि जनरल्स ये सब सिर्फ अभी मारे जाने के डर की वजह से बोल रहे हैं, तो उसने उन लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने बहुत प्यार से बोला, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी है ढेर सारी इज्जत और शोहरत, और मैं आज इसी वक्त यहाँ मौजूद सभी जनरल्स को इतनी ढेर सारी दौलत देता हूँ कि उन्हें भविष्य में काम करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग अभी इस्तीफा दे दीजिए। सारे जनरल्स ने राजा की बात मान ली और इस्तीफा दे दिया, और ऐसा करके राजा सुंग ने एक झटके में अपने जान के दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया। इसके अलावा उसी वक्त चाइना के साउथ में सालों से राजा लियू की अगुवाई में बगावत की लड़ाई चल रही थी, लेकिन राजा सुंग वो जंग जीत गया और राजा लियू को सजा देने के बजाय अपने कोर्ट में एक अच्छी पोजीशन दे दी। और उस दिन से राजा लियू सम्राट सुंग का वफादार बन गया। जो कभी बहुत बड़ा बागी हुआ करता था, अब वही सम्राट का सबसे अच्छा और पक्का मित्र बन गया। और ऐसे ही सूझबूझ और नीति के साथ सुंग डायनेस्टी ने 3 सेंचुरी तक चाइना में राज किया। ध्यान रहे, अपने दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखिए। वो इंसान जिंदगी भर हमारा एहसानमंद रहता है, जिसकी हम मदद उस वक्त करते हैं जब वो सारी उम्मीद छोड़ चुका होता है। वो हमारे खातिर दुनिया का बड़ा सा बड़ा असंभव काम करने के लिए तैयार रहता है। जब हम अपने दुश्मनों से दोस्ती करते हैं, तो वो हमारे दोस्तों से भी ज्यादा भरोसेमंद बन जाते हैं। वहीं हमारे दोस्त अक्सर लड़ाई ना हो जाने के डर से हमारे हर बात पर हामी भरते हैं। हमें बुरा न लगे इसलिए वे अपनी क्वालिटी छुपा कर रखते हैं। यह भी हो सकता है कि हम उनको इतने अच्छे से नहीं जानते जितना हमें लगता है, और यह भी हो सकता है कि किसी मुसीबत के आने पर वो हमें छोड़कर भाग भी जाए। लेकिन जब हमारा दुश्मन दोस्त बनता है, तब वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है।
हाँ, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आस्तीन में सांप पाल लीजिए। इसका मतलब यह है कि हमें दुश्मन के भेष में छुपे दोस्त को पहचानना है, जो किसी सोने के खान से कम नहीं होते हैं। बस हमें उस खान को खोदना है। दूसरा नियम है, अपने इरादे छुपा कर रखिए। 17वीं सदी में फ्रांस में निनोन नाम की एक बहुत मशहूर लव गुरु थी, जो लोगों को उनके प्यार से मिलवाने का काम किया करती थी। एक बार उसके पास 22 साल का लड़का आया जिसका नाम मर्सियस था। वो बहुत अमीर और हैंडसम था, मगर प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी था। उसे एक काउंटेस नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था, मगर वो उससे इजहार नहीं कर पा रहा था और काउंटेस उसे एक चिप्पू की तरह देखती थी। निनोन ने मर्सियस को समझाया कि प्यार एक जंग की तरह होता है, जहां हर कदम प्लान करके एग्जीक्यूट करना चाहिए। उसने मर्सियस को बोला कि उसे काउंटेस से दूरी बनाकर उसे इग्नोर करना होगा। मर्सियस ने ऐसा ही किया। अगली बार वो काउंटेस से एक दोस्त की तरह मिला, जिससे काउंटेस उसके बदले रवैये से थोड़ा कंफ्यूज हो गई। फिर मर्सियस काउंटेस को जलाने के लिए पूरे पेरिस में लड़कियों के साथ घूमने लगा, जिससे काउंटेस असहज हो गई। निनोन ने मर्सियस को बताया कि एक औरत ऐसे मर्द को पसंद करती है जिसके पीछे पहले से ही बहुत औरतें पड़ी हों। ऐसे आदमी का प्यार जीतने में उन्हें ज्यादा खुशी मिलती है। काउंटेस को कंफ्यूज करने और जलन महसूस कराने के बाद निनोन के कहने पर मर्सियस ने अपना रूटीन चेंज कर दिया और अनप्रिडिक्टेबल हो गया। वो उन इवेंट्स को अवॉइड करने लगा जहां काउंटेस प्रेजेंट रहती थी। कुछ ही महीनों में काउंटेस मर्सियस के लिए बेकरार रहने लगी। वो लोगों से उसके बारे में पूछती, सोशल अफेयर्स पर उसे चेक करती। अब उसे मर्सियस से प्यार हो गया था, मगर तभी मर्सियस ने बेसब्री में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो काउंटेस के घर उससे मिलने गया और सब कुछ भूलकर उसका हाथ पकड़कर उसे प्रपोज कर दिया। उसकी ऐसी हरकत देखकर काउंटेस शॉक्ड रह गई और तुरंत अपना हाथ छुड़वा ली। अब वो मर्सियस को देखकर अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड महसूस करने लगी और इस तरह उनके लव स्टोरी का दी एंड हो गया। ज्यादातर लोग हर वक्त वही बोलते हैं जो वो महसूस कर रहे होते हैं। वो सबके सामने अपना ओपिनियन रख देते हैं, अपना इंटेंशन और प्लान तुरंत सबको बता देते हैं। हालांकि हम इंसानों के लिए ऐसा करना नेचुरल है, मगर लोगों से अपनी बातें छुपा कर रखना एक कला है जो इतना भी आसान नहीं होता है। उसके लिए एफर्ट्स लगाना पड़ता है। इसके अलावा ज्यादातर लोगों का यह भी मानना है कि ऑनेस्टी एक अच्छे इंसान होने की निशानी होती है, जिससे हम सबका दिल जीत सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। ऑनेस्टी असल में एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, जो बचाने से ज्यादा फंसाने का काम करता है। जब आप जरूरत से ज्यादा ईमानदार बनते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं, जिसके बाद न तो लोग आपसे डरते हैं और ना ही इज्जत करते हैं। पावरफुल बनने के लिए यही सही होगा कि अपने ऑनेस्टी को साइड में रखकर अपने ट्रू इंटेंशन को छुपाना सीखिए। यकीन कीजिए, लॉन्ग रन में आपका ऐसा रवैया आपके बहुत काम आएगा। लोग उन्हीं बातों पर यकीन करते हैं जो वो देखते या सुनते हैं। दरअसल किसी को धोखा देना ज्यादा आसान होता है। हम जो असल में चाहते हैं उसे किसी को नहीं बताना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखाना चाहिए जैसे हम कुछ और चाहते हैं। इससे हमें फ्री होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। जैसे प्यार का खेल में कॉन्फ्लिक्ट का प्रयोग कीजिए, जैसे एक ही वक्त में चाहत और बेरुखी दोनों दिखाइए। इससे सामने वाला न सिर्फ कंफ्यूज होगा, बल्कि आपको पाने के लिए उसके अंदर एक आग भड़क जाएगी। तीसरा नियम है, कभी भी अपने मास्टर से आगे ना निकलिए। गैलीलियो के बारे में तो हम सब जानते हैं। साल 1600 के शुरुआती दिनों में वो काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। दरअसल उन्हें अपने रिसर्च के फंडिंग के लिए इटली के राजा पर निर्भर रहना पड़ता था। वो जितने भी खोज करते थे सब अपने राजाओं के नाम डेडिकेट कर देते थे और हर खोज के बदले राजा उन्हें पैसे देने के बजाय बस उपहार देते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी रोजी रोटी तक चलाने में दिक्कत होती थी। साल 1610 में उन्होंने जुपिटर पर चांद की खोज की। इस बार उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने अपनी खोज को पूरे तरह से मेडिसी राज परिवार के नाम कर दिया और यह उनका मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि जुपिटर हमेशा मेडिसी राज परिवार का प्रतीक माना जाता था। मेडिसी के फाउंडर कोसिमो प्रथम जुपिटर को एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजते थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए गैलीलियो ने यह घोषणा किया कि उन्होंने जुपिटर के चांदों की खोज कोसिमो द्वितीय के कोरोनेशन डे पर की थी। यह वाकई में मेडिसी राज परिवार के लिए सम्मान की बात थी। नतीजन उसी साल कोसिमो द्वितीय ने उन्हें राज्य का ऑफिशियल मैथमेटिशियन और फिलोसफर नियुक्त कर दिया। अब उन्हें पूरी सैलरी मिलने लगी और अपने इस काम की वजह से उन्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस संसार के हर मास्टर अपने सब्जेक्ट्स के सुपीरियर बनना चाहते हैं। उन्हें यह डर हमेशा होता है कि कहीं उनके स्टूडेंट्स उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट न बन जाएं। अब मेडिसी राज परिवार को ही देख लीजिए। उन्हें इन्वेंशंस और साइंस डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस अपने नाम और अपनी शान की फिक्र थी, और उनका नाम आसमान के सितारों से जोड़कर गैलीलियो ने उन्हें और भी ज्यादा सम्मान दे दिया। गैलीलियो जैसे इंटेलिजेंट लोगों से उनके मास्टर इसलिए इनसिक्योर रहते थे क्योंकि वो सिर्फ फाइनेंसर नहीं बना रहना चाहते थे, बल्कि वो उन खोज में अपना नाम भी चाहते थे जो उन्हें शक्तिशाली और इंटेलिजेंट की उपाधि दिला सके। और गैलीलियो ने उनकी इन्हीं अनकही बातों और मंसूबों को बहुत अच्छे से समझकर उन्हें सीधे वो देकर खुश किया जो वो चाहते थे। गैलीलियो ने खुद को राजाओं से ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से उनके मास्टर उनसे इनसिक्योर नहीं रहते थे, बल्कि उन्होंने तो अपने मास्टर मेडिसी राज परिवार का नाम हेवनली बॉडीज के साथ जोड़कर इटली में उनका कद और ऊंचा कर दिया। उन्होंने खुद से ज्यादा अपने मास्टर की शान बढ़ाई,
जिससे खुश होकर उनके मास्टर उन्हें इनाम और नौकरी दे दिए। हमारा अपने मास्टर यानी कि बॉस, गाइड या सुपीरियर के इनसिक्योरिटी की वजह बनना हमारे लिए खतरे की बात हो सकती है। हमें हर हाल में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने मास्टर को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दें कि हम उनसे ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट हैं। मासूमियत से अपना काम को करते रहिए। हर काम में अपने मास्टर की सलाह जरूर लीजिए, और अगर कोई कमाल का आइडिया आपके दिमाग में आता है तो उसका क्रेडिट भी अपने मास्टर को ही दीजिए। अपने शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने खूबियों को छुपा कर रखिए, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी यही आदत सही वक्त आने पर आपके लिए एडवांटेज बन जाएगी, क्योंकि वक्त सबका आता है। चौथा नियम है, उतना ही बोलें जितनी जरूरत हो। शतकों पहले फ्रेंच कोर्ट में यह रिवाज था कि स्टेट इश्यूज पर पहले नोबल्स और मिनिस्टर्स डिस्कस करते थे, और फिर उन मुद्दों को राजा के सामने पेश किया जाता था, जहां दोनों पक्ष बारी बारी से राजा लुईस 14 के सामने अपने व्यूज रखते थे, जिसके बाद राजा निर्णय लेता था कि इस इश्यू के लिए कौन से रिजोल्यूशन बेस्ट रहेगा। जब राजा दोनों पक्षों की बात सुन रहा होता था, उस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, और पूरी बात खत्म हो जाने पर राजा मैं देखता हूं बोलकर कोर्ट से चला जाता था, और कुछ दिनों बाद राजा का निर्णय कोर्ट में सुना दिया जाता था। दोनों पक्षों की बातें सुनने और निर्णय लेने के बीच में राजा एकदम चुप रहता था, और उसके चुप्पी से किसी को यह भनक तक नहीं लगती थी कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उसके अगले कदम को भांप पाना मुश्किल होता था। वो चुपचाप दरबारियों की बातें सुनकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी जान लेता था, और फिर उनसे ही मिली जानकारियों को उनके खिलाफ यूज करता था, जिससे वो काफी शक्तिशाली बन गया और लोग उससे डरते थे। वो जब चाहे तब किसी को भी उखाड़कर फेंक सकता था, क्योंकि उसे हर किसी की कमजोरी पता थी। और इसी तरह राजा लुईस 14 का चुप रहना, उसका साइलेंस, उसका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। ठीक ऐसे ही हमें अपनी बातों को लिमिट में रखने से न सिर्फ हम शक्तिशाली बनते हैं, बल्कि इससे हम कई गलतियां करने से भी बच सकते हैं। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो अक्सर गलत या बेवकूफी भरी बात बोल देते हैं, जिससे हमें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। साल 825 AD में रसिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ। निकोलस तब नया राजा बना था, मगर लिबरल्स रसिया को मॉडर्न कंट्री बनाने के बदलाव चाहते थे। पर निकोलस ने उस रिवॉल्यूशन को कुचल दिया और रिवॉल्यूशन के लीडर कोनद्राती को फांसी देने का हुक्म दिया। फिर आया फांसी देने का दिन। फांसी देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा थी। कोनद्राती के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, और जैसे ही उसे लटकाने के लिए प्लेटफॉर्म का दरवाजा खुला कि तभी उसके फंदे की रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था, और अक्सर मुजरिम के मौत की सजा को माफ कर दिया जाता था। रस्सी टूटते ही कोनद्राती खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, देखा आप लोगों ने, रसिया के इन लोगों को कोई काम नहीं आता, यहाँ तक कि उन्हें एक ढंग की रस्सी भी नहीं बनाने आती है। राजा निकोलस का दूत तुरंत राजा के पास गया और उसे पूरी बात बताई। निकोलस बड़ा हताश हुआ और कोनद्राती के माफीनामे पर साइन करने के लिए तैयार हो गया। वो साइन करने ही जा रहा था कि तभी वो अपने दूत से पूछा कि फंदा टूटने के बाद कोनद्राती का क्या प्रतिक्रिया था। उसके दूत ने बताया कि वो बोला कि रसिया के लोगों को रस्सी तक बनाने नहीं आती। इतना सुनते ही निकोलस ने माफीनामा फाड़कर फेंक दिया और दूत से बोला, चलो हम उसे मजबूत रस्सी बनाकर दिखाते हैं। और अगले दिन कोनद्राती को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। एक बार बोलने के बाद हम अपने शब्दों को दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं, तो जो बोलिए सोच समझ कर बोलिए। हो सकता है कि आपकी किसी बात का बाकी लोग बुरा मान जाएं, या फिर आप खुद ही मुसीबत में फंस जाएं। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। बाकी नियमों को अच्छे से जानने के लिए आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।